हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अरुण कुमार और आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 500 प्रश्न सीरीज के सेट नंबर 7 को डिस्कस करने वाला हूं। बच्चे, 500 प्रश्न सीरीज का मतलब यह है कि हम 500 प्रश्न आपके लिए लेकर चल रहे हैं, जिसका सेट नंबर 7 ये होने वाला है। और हर सेट में हम 25 क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रहे होते हैं या 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, वैसे ही इस सेट के अंदर भी 25 क्वेश्चन हैं जो संबंधित हैं किससे, ग्रामीण परिवेश से। और इस बात को आप लोग बेहतर या भली भांति जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो ग्रामीण परिवेश को पढ़ने के उद्देश्य से या ग्रामीण परिवेश को एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छे स्तर पर तैयार करने के उद्देश्य से यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लिया जा रहा है। कह सकते हैं कि प्रश्न सीरीज आपके लिए ली जा रही है। बात समझ आ गई। अब यहाँ देखेंगे बच्चे कि हल का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आज इतिहास से भी लिए हुए हैं जो कि ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण कल्चर को ही प्रदर्शित करते हैं। तो ग्रामीण कल्चर को प्रदर्शित करते हुए इन सवालों को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। लेखपाल 8085 हमारा टारगेट है, उसको हमें फतेह करना ही करना है, किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से। हल का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ है बच्चा? ये वही हल है जिससे क्या होती है, जुताई होती है। ठीक है, जिससे क्या होती है, जुताई होती है। तो ये हल का सबसे पहला प्रयोग हुआ है किस सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में हुआ है। आप इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी का हल देखने को ज्यादातर मिला है, तो लकड़ी के हल का प्रयोग यहां पर देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस अन्य खेती पर अधिक जोर दिया गया? तो देखो, गेहूं, जौ, तिल ये तो खेती थी ही थी, लेकिन एक अन्य खेती पर जोर देखने को मिलता है और वो है कपास। कपास को हम सफ़ेद सोना के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चे, सफ़ेद सोना किसे कहा गया है? तो कपास को कहा गया है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब बच्चे इस बात को बेहतर तरीके से याद रखें कि जो क्वेश्चन है ये आप ही के काम के हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पर आपको मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाएंगे। जहां से क्या फ़ायदा निकलेगा, बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको वहां पर कराए जा रहे हैं, साथ ही बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपको वहां पर दिया जा रहा है। तो आप बिना किसी देरी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी में एक अलग ही तरीके का बूस्टर लग सके। बात समझ आ गई बच्चे। अब देखो, सबसे पहले जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भैया सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। बच्चे, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य तो मिले ही मिले हैं, साथ में दोहरी खेती करने के साक्ष्य भी मिले हैं। ये बात भी आप लोग याद रख लीजिएगा। दोहरी खेती करने के साक्ष्य यानी कि एक ही टाइम पर डबल फसल, वो वाला स्कीम है ना। तो कालीबंगा से ये मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो बच्चे ध्यान रखेंगे, हड़प्पा स्थित है पूर्वोत्तर पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे। जी हाँ, रावी नदी के किनारे पर या रावी नदी के तट पर स्थित है कौन? हड़प्पा। और हड़प्पा की खुदाई से आप जानते हैं कि बहुत सारे इतिहास के कुछ ऐसे कंटेंट या फिर कह सकते हो कि इतिहास के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। मतलब एक अलग ही प्रकार की हेल्प मिल जाती है इतिहास को और सुगम और सरल बनाने के उद्देश्य से। बात समझ आ गई। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे, आपके मन में आ रहा होगा कि काश ये पीडीएफ भी हमें मिल जाए तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, आसानी से हम पढ़ सकेंगे। तो जी हाँ बच्चे, आप इन सब क्वेश्चंस का पीडीएफ फॉर्मेट भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। लेकिन वहाँ बहुत सारा कंटेंट होता है, अगर नहीं मिल पाता है किसी वजह से तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक से आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक किस तरीके से खुलेगा वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, तो आप लास्ट तक हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिएगा।
सवाल कह रहा है कि सफेद सोना, देखो वही बात आ गई, सफेद सोना क्या है? कपास है ना। सफेद सोना की सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो बच्चे हड़प्पा से मिलते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन घुमाकर भी अगर एग्जामिनर पूछ लेगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी उसको हल करने में। ठीक है। मेहरगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? जी हाँ बच्चे, आपसे पूछा जा रहा है कि मेहरगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे बोलन नदी के तट पर स्थित है मेहरगढ़। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है इस समय वर्तमान में, है ना, बलूचिस्तान में है वर्तमान में मेहरगढ़। तो वहीं पर बोलन नदी है, बोलन नदी के तट पर है मेहरगढ़। ठीक है। अभी देख लो फिर से वही क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो बच्चे बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। प्रश्न नंबर 8, सबसे प्राचीनतम धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सबसे प्राचीनतम, तो बच्चे प्राचीनतम की अगर बात कर रहा होगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे लहुरा देव। जी हाँ, लहुरा देव में 9000 ईसा पूर्व, जी बच्चे 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक की कहानी को देखते हैं और उसमें हमें पता चलता है 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के समय का हमें पता चलता है कि प्राचीनतम जो धान की खेती के साक्ष्य हैं वो इसी पीरियड के रहे होंगे। कार्बन डेटिंग पद्धति होती है जिससे इसका पता चलता है, ये बात तो आप लोग बेहतर तरीके से जानते ही हैं। ठीक है। तो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक लहुरा देव में धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 9, कोल्डी हवा किस नदी के तट पर है? बच्चे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी क्या हो जाए, ये सारे के सारे सवाल पढ़ने में मदद हो जाए। ठीक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस भी क्या हो जाए, प्राप्त हो जाएं और उनका एक एक्सटेंट या इंस्टेंट रूप से नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चे। अभी देखो कोल्डी हवा किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखेंगे कोल्डी हवा वेलन सरिता नदी के तट पर स्थित है। वन लाइनर अप्रोच में आप अच्छे से याद कर लेना मेरे बच्चे। अगला प्रश्न, कोल्डी हवा किस जिले में स्थित है? देखो उसने पूछा था कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो वेलन सरिता। अब पूछ रहा है किस जिले में स्थित है, तो याद रखेंगे कहां पर स्थित है? इलाहाबाद जिले में स्थित है। इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, है ना। इलाहाबाद को किस नाम से भी जानते हैं बच्चे? प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। और ये कहां पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश, या कहें अपने उत्तर प्रदेश में। बात समझ आ गई? चलिए मेरे बच्चे, प्रश्न नंबर 11 बोलता है कि लहुरा देव में, या लहुरा देवा यहाँ पर हो चुका है, एक्चुअल में लहुरा देव ही है ये। लहुरा देव में किस खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो बेटा याद रखेंगे लहुरा देव में मिले हैं धान की खेती के साक्ष्य। जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक का जो पीरियड रहा होगा उस पीरियड में ही धान की खेती हुआ करती होगी। ऐसे हमें क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मेहरगढ़ से किस अन्न के साक्ष्य मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं बेटे गेहूं के साक्ष्य। किसके साक्ष्य मिले हैं? मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य। अगर पूछेगा लहुरा देव तो लहुरा देव के लिए याद रखेंगे धान, और पूछेगा मेहरगढ़ तो मेहरगढ़ के लिए आप ध्यान रखेंगे गेहूं। बात समझ आ गई? मेहरगढ़ अगर पूछेगा तो मेहरगढ़ के लिए गेहूं याद रखेंगे, और अगर लहुरा देव आपसे पूछेगा तो लहुरा देव के लिए धान याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, एकदम मस्त। चलिए अगला देखते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मतलब कमेंट बॉक्स में आप उसको छाप सकते हैं, बिल्कुल लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा ताकि आपकी कमेंट को हम वैल्यू देकर कुछ और नई चीज़ें इसमें ऐड करने की पूरी कोशिश करें। प्रश्न नंबर 13 कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं?
तो बच्चे प्राचीनतम की बात कर रहा होगा तो याद रखेंगे लहुरा देव, और लहुरा देव से प्राचीनतम मिले हैं। नवीनतम अगर पूछेगा तो नवीनतम याद रखेंगे मेहरगढ़। ठीक है, तो सबसे पहले जो मिले हैं प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वो लहुरा देव से मिले हैं, और नवीनतम मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से। नवीनतम कहाँ से मिले बच्चे? मेहरगढ़ से। गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, ये भी चलो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, गेहूं की खेती के साक्ष्य। और लहुरा देव से क्या मिले हैं? धान की खेती के साक्ष्य। ठीक है, लहुरा देव किस लिए प्रसिद्ध है? अभी अभी देखो, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव से, इसीलिए प्रसिद्ध है लहुरा देव। ठीक है, चौथे नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बेहतर तरीके से। अगले प्रश्न को देख लेते हैं मेरे शेर। अगले प्रश्न में कहा कि सर्वप्रथम किस काल में अन्न उगाने के साक्ष्य मिले हैं? सबसे ज्यादा जो सर्वप्रथम, सबसे पहले किस काल में हमें पता चला कि अन्न भी उगाया जाता रहा होगा? तो बच्चे याद रखेंगे वो काल है आपका नवपाषाण काल, है ना। नवपाषाण काल में ही क्या मिल जाते हैं? सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य मिल जाते हैं। 8000 बीसी यानी कि ईसा पूर्व से लेकर 6000 बीसी यानी कि ईसा पूर्व तक का समय रहता है किसका? नवपाषाण काल का। सबसे पहले खेती यहीं तो हुई थी, लोग बसने लगे थे, लोग जगह जगह जाकर अपने अपने घर बनाने लगे थे, बलशाली होने लगे थे, और बलशाली होने लगे थे तो या फिर उनके अंदर बुद्धि का विकास भी होने लगा था, जिससे उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया अपने लिए। उससे पहले तो जानवर मार के खाया करते थे, इंसान को ही मार के खा जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं पहले खेती नहीं हुआ करती थी, डिपेंड हुआ करते थे दूसरों पर भोजन के लिए। डिपेंड तो अभी भी है भाई, दूसरे पर डिपेंड अभी भी है मनुष्य भोजन के लिए, क्योंकि अगर मनुष्य को कुछ खाना है तो वो दूसरे की, दूसरा मतलब दूसरा, जैसे पेड़ है, सब्जी है, तो सब्जी हम उगा के खाते हैं, सब्जी भी सजीव है, सब्जी पर निर्भर हैं अपने भोजन के, है ना। तो आज भी मनुष्य दूसरे पर निर्भर है, पहले भी दूसरे पर निर्भर था। अपना प्रकाश, अपना भोजन खुद के प्रकाश से या किसी भी और तरीके से नहीं बना सकता है, दूसरे के भोजन पर ही निर्भर होगा। अरे जाहिर सी बात है, अगर आप बैगन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं हमारे रोहित सर की तरह, तो अगर आप बैगन ज़्यादा खाना पसंद करेंगे तो बैगन के पेड़ से बैगन तोड़ेंगे, है ना। और बैगन के पेड़ से बैगन तोड़ेंगे तो पता है आपको ये बात कि बैगन ने भी तो वो पेड़, या बैगन के पेड़ ने भी तो वो बैगन अपनी मेहनत से उगाया है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। और जब फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण करके बैगन के पेड़ ने बैगन अपनी मेहनत से उगाया है, तो बैगन का पेड़ तो क्या है, अपने लिए, खुद के लिए भोजन तैयार करने वाला है। लेकिन हमने उस बैगन को तोड़ के खा लिया, तो हम उसके भोजन पर निर्भर हैं, अपने भोजन पर निर्भर नहीं है। बात समझ आ गई? अभी देखो फिलहाल प्रश्न नंबर 16, उपखंड विभाजित है किस में? बच्चे ध्यान रखना, उपखंड हमेशा ग्राम सभा में विभाजित होगा। उपखंड हुआ, तहसील हुआ, परगना हुआ, तहसील, परगना, उपखंड, ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके ग्राम सभा या गांव के समूह से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा या फिर गांव के समूह से मिलकर बने होते हैं उपखंड, तहसील, परगना इत्यादि। ठीक है, ब्लॉक वगैरह भी, ब्लॉक को ही तो उपखंड कहते हैं। चलिए, जिला विभाजित होता है, अभी उपखंड बताया, तो उपखंड विभाजित होता है किसमें? ग्राम सभा में। और जिले की बात करेंगे तो बच्चे आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जिले के अंदर पंचायतें बनी होती हैं, तो पंचायतों में विभाजित होता है कौन? जिला। जिले का जिक्र आ जाए तो पंचायत याद रखेंगे, और उपखंड या ब्लॉक का जिक्र आ जाए तो ग्राम सभा याद रखेंगे। तहसील भी गांव से मिलकर बनी होती है, तो तहसील का जिक्र आ जाए तब भी आप लोग क्या याद रखेंगे? ग्राम सभा ही याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? पाठशाला मतलब समझते हैं ना, जहां पर सीखने को मिलता है। तो भैया लोकतंत्र की पाठशाला कहते हैं स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को। स्वायत्त शासन संस्थाओं का मतलब क्या है? स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं का मतलब क्या है कि जो लोकल गवर्नेंस हैं, जो आम आदमी के द्वारा, साधारण जन के द्वारा चुनी जा रही है, वही तो है लोकल गवर्नेंस। स्थानीय स्वायत्त
आसपास के लोग मिलकर अपना राजा चुनते हैं, वही तो है स्थानीय स्वायत्त। तो लोकतंत्र की पाठशाला इसको कहा जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लो मेरे बच्चे। कौन राज्य और जिले के बीच में समन्वयक का कार्य करता है? समन्वयक मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से बिचौलिया। जैसे शादी कराते हैं ना दो परिवारों में, तो दो परिवारों में शादी कराने के लिए बीच में बिचौलिया लगता है, उसी को तो समन्वयक कहते हैं। तो कौन है ऐसा जो राज्य और जिले के बीच में एक बिचौलिए का काम करता है, समन्वयक का काम करता है? तो बच्चे इसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल का ही व्यक्ति, जिसे हम हिंदी में जिलाधीश कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जिलाधीश कहते हैं। और यही क्या करता है, राज्य और जिले के बीच में समन्वय बैठाता है, समन्वयक के रूप में कार्य करता है। चलिए मेरे बच्चे अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता। चकबंदी होगी तो इसे नहीं लिया जाएगा, कौन सा? ऑप्शन देख लो। ऑप्शन है स्थायी चारागाह, मतलब ही नहीं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं भैया। बाघ को भी चकबंदी में ले सकते हैं। चकबंदी क्या होता है जानते हो ना? अगर एक खेत यहाँ, दूसरा खेत यहाँ, कोई दूर लगभग 2 किलोमीटर दूर, लगभग 1 किलोमीटर दूर, है ना, 1 किलोमीटर दूर, किसी का एक खेत 1 किलोमीटर दूर है, किसी का 2 किलोमीटर दूर है, तो उन सभी को खेतों को एक जगह ले आना, और कह सकते हो आप कि बहुत सारे अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठे करके किसी एक मालिक को वो खेत सौंप देना, दूसरे मालिक को दूसरी जगह सौंप देना, तीसरे मालिक को तीसरी जगह सौंप देना, वही तो चकबंदी है। बेहतर तरीके से जानते हैं आप लोग। लेकिन बच्चे ध्यान रखें, अगर स्थायी चारागाह किसी का बना हुआ है तो वो चकबंदी के अधीन आ सकता है, बाग बना हुआ है तो वो भी आ सकता है। लेकिन यहाँ देखो, शमशान और कब्रिस्तान, इन्हें कभी भी चकबंदी के अधीन नहीं लाया जाता है। अरे जानते हो ना, ये तो एक ही जगह होते हैं सबके, तो इनको ज़रूरत ही नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, शमशान और कब्रिस्तान एक कह सकते हो आप धर्म से जुड़े हुए वह जगह है जहाँ पर व्यक्ति अंत में पहुँचता है, लास्ट में पहुँचता है। भाई जाना सबको यही है, लौट फिर के जाना सबको यही है। आदमी चाहे कितना रईस क्यों ना हो जाए, कहीं से कितना पैसा क्यों ना कमा ले, लेकिन उसको लास्ट में जाना तो शमशान और कब्रिस्तान है। अब ये ऐसी जगह है जिसका चकबंदी नहीं की जा सकती, कभी नहीं की जा सकती। जी हाँ, ध्यान रखेंगे, चकबंदी किसकी नहीं होती है? शमशान और कब्रिस्तान की चकबंदी नहीं होती है। अगला प्रश्न देखो, ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चे ग्राम विकास विभाग की स्थापना हुई थी आपके 1974 में, 1974 में। गांव का विकास करने के लिए, गांव के आसपास की चीज़ों को डेवलप करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग या गांव विकास विभाग की स्थापना की गई थी 1974 में। आज भी है, बीच में अन्य इसके नाम आते रहे, तो वो उसके लिए एक अलग से हमने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं उसको भी, ठीक है, चैनल पर ही आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 22 कहता है, एयर मापन एक इकाई है, यह किसके मापने हेतु प्रयोग होता है? यहाँ प्रैक्टो लिखा गया, प्रैक्टो नहीं बच्चे, प्रयोग होना चाहिए था, ठीक है। चलो हम लिख देते हैं, मापन हेतु प्रयोग होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, मापन हेतु प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पीडीएफ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस और रखें, जस्ट पहुँचने वाले हैं उसी मुद्दे पर। एयर मापन एक इकाई है, ये किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? तो बच्चा जाहिर सी बात है, क्षेत्रफल को मापने के लिए प्रयोग होता है एयर मापन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि एक एयर मापन कितने, या फिर आप कह सकते हैं कि एक एयर मापन में कितने फिट हो सकते हैं, 1 सेकंड में मैं आपको देख के बता देता हूं। देखो 100 वर्ग मीटर, बहुत बढ़िया, एक एयर मापन में 100 वर्ग मीटर तक हो जाता है। मतलब 100 वर्ग मीटर का यह है कि लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए, 10 गुणे 10 होना चाहिए। 10 गुणे 10 होगा तभी तो 100 बनेगा ना, और 100 बनेगा तभी तो 100 वर्ग मीटर होगा। 10 मीटर का होना चाहिए लंबाई, 10 मीटर की चौड़ाई, है ना। तो 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं? एक एयर कह देते हैं। और इसे मापा जा रहा है तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल को ही हम ऐसे माप सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई से, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई से क्षेत्रफल को ही तो माप सकते हैं। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है?
कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व है? तो भैया ये है महालवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? बच्चे याद रखेंगे, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और कब किया था? तो याद रखें 1793 में किया था, 1793 ईस्वी में किया था। ठीक है, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। और ये बातें भी याद रखेंगे कि ये जब शुरू हुई थी तो मात्र 19% क्षेत्रफल पर ही लागू की गई थी। ठीक है, 19 केवल 19% क्षेत्रफल पर लागू की गई थी जमींदारी प्रथा। प्रश्न नंबर 25 वीडियो का लास्ट प्रश्न है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में बेल आइकन का बटन है, उसको भी दबा दो और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है, शेयर कर दो जल्दी से। अब प्रश्न कह रहा है कि एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? एक बिस्वा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा कि भूमि मापन पद्धति या भूमि मापने के लिए किन किन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। उसी के अनुसार हम बता दें आपको कि एक विश्वा 20 विश्वांशी के बराबर होता है। बच्चे याद रख लेंगे इस बात को, एक विश्वा 20 विश्वांशी के बराबर होता है। और एक विश्वांशी में 20 कंचवांशी भी होते हैं। जी हाँ, तो ये भी क्या है? एक यूनिट है, एक मापने की इकाई है। एक विश्वांशी में कितने? 20 कंचवांशी भी होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, कंचवांशी इस तरीके से। ठीक है, चलिए बताओ वीडियो तुम्हें कैसा लगा? जल्दी से फटाफट करके कमेंट बताएंगे आप लोग, कमेंट करके बताएं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है। अब मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ आप कहां से ले सकते हैं। तो यहां देखो बच्चे ध्यान से, गोल गोल सा अंडा, और इस गोल गोल के अंडे में पीडीएफ का फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसी पर क्लिक करो और पीडीएफ को पढ़ लो, डाउनलोड कर लो अच्छे से। ठीक है, दूसरी तरफ चैनल का लोगो आपको दिख रहा है तो इसको दबा के सब्सक्राइब कर लो भैया। इतना काम भी कर लो जब इतना कर रहे हो तो। बाकी और भी वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, तो इन वीडियो को भी आप वॉच करें, देखें, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और लेखपाल बनने में एक कदम आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए आप लोग इन वीडियो को पढ़िए। हम अगली वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। जय हिंद, जय भारत।